बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल नौ का पहला दिन, 2024 की पहली शाम, सोमवार 1 जनवरी 2024। अपने मोअज़्ज़ज़ शुरका के साथ मेरे दाएं तरफ है अब्दुर्रहमान फरीदी, बाएं तरफ है इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट। फ्रेंड्स, अपने मोअज़्ज़ज़ शुरका के साथ आज के इस पहले प्रोग्राम में आपसे आपका हाल जानेंगे, खैर खैरियत पूछेंगे। नए साल से आपकी तवक्कुआत क्या है? अपने फ्रेंड्स के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप क्या देख रहे हैं कि नया साल कैसा होगा? और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है, कैसा होगा 2024। सबसे पहले आप जानते हैं कि शदीद सर्द शाम है, मौसमी शिद्दत की वजह से कारोबार ज़िंदगी मुतासर है। इस सर्द मौसम में बीमारियों का हमला होता है। इन हमलों से बचाव के लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ साथी अब्दुर्रहमान फरीदी साहब से कि वो हमारे सुनने देखने वालों को क्या मशवरा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो इस ईस्वी साल जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुसलमानों का जो साल का आगाज़ है वो मुहर्रम से होता है, जबकि ईस्वी सिस्टम में जो साल है वो जनवरी से शुरू होता है। सबसे पहले तो नए साल के आगाज़ पर तमाम सुनने और देखने वालों को हम मुबारकबाद देते हैं कि नया साल जो है खुशियों भरा उनके लिए साबित हो और उनकी जो तमन्नाएं हैं वो पूरी हों इस साल के पूरे दौरानिए में। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मौसम की शिद्दत है, मौसम की शिद्दत की वजह से जो सर्दी के जो हमले होते हैं इंसानी जिस्म पर, जानवरों पर और दीगर नबातात पर, उनका भी एक अपना सिस्टम है। अल्लाह पाक का निज़ाम जो है उसमें कोई मुदाखलत तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह पाक के निज़ाम उस मुदाखलत ना करने कर तो नहीं सकता, लेकिन उससे बचाव का भी सिस्टम अल्लाह पाक ने हमें दिया है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है। अशरफुल मखलूक इसलिए इंसान को कहा जाता है कि उसमें अल्लाह पाक ने अक्ल और शऊर रखी हुई है। वो अपनी अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए जो भी नामसाइद हालात होते हैं उनसे गुजरने के लिए वो तदाबीर करते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है घर के बड़ों की, छोटों की, कि इस शदीद मौसम में किस तरह हमने अपने जिस्म को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने जानवरों को बचाना है और अपनी फसलात को बचाना है। बिल्कुल ऐसे है। मैं समझता हूँ कि ये जो है इसमें हमें सबसे पहले जो नौजवान हैं घर के, वो अपने बूढ़े वालिदैन का उन्होंने ख्याल रखना है। सही। उनकी जो जिस्मानी कैफियत होती है वो इस शिद्दत को जो है वो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब होती है। उनको ऐसा माहौल मुहैया किया जाए ताकि वो इस शिद्दत से बच सकें। सबसे पहले तो ये करना है। दूसरे, छोटे बच्चों को भी इस मौसम की शिद्दत से हमने बचाना है, उनको भी इस माहौल से महफूज रखना है, गर्म माहौल में रखना है, उनको गर्म कपड़े डालने हैं और नंगे पाँव, खास तौर पर नंगे पाँव और नंगे सर बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। सही। ये सबसे बड़ी जो है बच्चों को महफूज रखने का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने अक्ल और शऊर को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह बड़े करते हैं। तो ये अब बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो उनको इस तमाम चीज़ों से किस तरह बचाते हैं। और सबसे जो है वो अहम जो है वो हमारे जो बुजुर्ग वालिदैन घरों में हैं, वो भी इस शिद्दत से, जिस तरह बच्चा मुतासर होता है बुजुर्ग भी इसी तरह ही मुतासर होते हैं। सही। जो बुजुर्गों को बचाने, उनको भी माहौल उनका बेहतर करना है, गर्म माहौल देना है उनको और अच्छी ग़िज़ा देनी है। सबसे जो मैं समझता हूँ कि इस आप पानी कैसा इस्तेमाल करना? पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें, कहवे का इस्तेमाल ज्यादा करें, आप शहद का इस्तेमाल ज्यादा करें, खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करें
और इसी तरह ठंडे पानी में ख़ास तौर पे बच्चों को ना हाथ डालने दें, ना बड़ों को, बुजुर्गों को हाथ डालने दें। उनको जब अगर बुजुर्गों ने वजू करना है, बुजुर्गों ने गुस्ल करना है, तो उनको गर्म पानी मुहैया किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। अच्छा, आम तौर पर ये देखा गया है कि महंगाई के अयाम में, जिससे आपने मशवरा दिया कि शहद जो है वो तो खासा मुश्किल है, इसका मुतबादिल क्या? इसका मुतबादिल फिर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए। चाहे आपको प्यास भी लगी है तो प्यास में भी आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, आजकल धुंध है और हमारे बहुत सारे नए घर जो शेख साहब तामीर हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो तो उनमें सहन नहीं है। धुंध, फिर सर्दी और फिर धूप का ना होना। हाँ जी। जो धूप से हम तवानाई हासिल जल्ब करते वो फिर आपको जो है ना, देखे ना, हमारा महंगाई का दौर है, जिस तरह आपने कहा है जी। जो हमारी सूखी लकड़ है, हाँ जी, वो भी महंगी तरीन है और गैस भी महंगी तरीन है, और गैस नायाब भी है। तो पैसों से भी सुई गैस का जो है ना मुयस्सर नहीं है। तो लामहला ये हमारे मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल से निकलना है हमें, जो है ना अपने दीगर जो अखराजात हैं उनको मैनेज करके इस तरह डाइवर्ट करना है आपने। सॉरी, बड़ी खूबसूरत बात की है। हाँ साहब, ये जो खुश्क मेवाजात हैं, इनमें खास तौर पर जो सस्ते आइटम है, सस्ता आइटम सिर्फ आपके लिए एक ही है, वो है खजूर। सही। खजूर के अलावा जितने भी मेवाजात हैं, खुश्क मेवाजात, किशमिश है, वो भी सस्ता आइटम में है। सस्ते आइटम में नहीं है, वो खजूर से महंगी है। सही। सस्ता तरीन अगर खुश्क मेवाजात में अगर आप देखें तो सिर्फ खजूर है। सही। तो खजूर का इस्तेमाल ज्यादा करें इस मौसम में। अच्छा, इसके और इसमें जो है ना, खजूर का आप उसे नीम गर्म दूध में शेक बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर के इस्तेमाल का कोई टाइम है या किसी भी वक्त इस्तेमाल नहीं? खजूर या इसका कोई बेहतर टाइम कौन? बेहतर टाइम तो देखे ना मलिक साहब, आप शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को, आप सुबह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुंह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर के दो काम है, एक तो आपके जो भी गर्म चीज होगी ना, वो चाहे मेवाजात में है चाहे दीगर किसी उसमें है, जो गर्म चीज होगी वो आपको एनर्जी मुहैया करेगी। सही है। अच्छा, एनर्जी क्या है? एनर्जी आपका ब्लड क्रिएट होता है, ब्लड क्रिएशन से आपके जिस्म में एनर्जी पैदा होती है। जो भी ग़िज़ा आप खाएंगे वो खिलतों में तकसीम होती है, खून, बलगम, सुफरा, सदा में। तो जब अच्छा खून बनना शुरू हो जाएगा जिस्म में, तो आपके जिस्म में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। जब एनर्जी आपके जिस्म में आएगी तो आप बाहर के जो मौसमी हालात हैं वो आप प्रिजर्व करने को जो है ना, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने फरीद साहब। शेख साहब फरीदी साहब ने तो बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए हैं। खजूर इस्तेमाल करें, किशमिश इस्तेमाल करें। ये देखें ना, बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अपने दूसरे अखराजात को मैनेज करके, ये जो 10, 12, 15 दिन सर्दी की शिद्दत के हैं, कम अज कम इसमें तो आप इस्तेमाल कर ही रहे ना। गर्म पानी का इस्तेमाल, चलो ये तो फ्री में हो जाता है, इतना ज्यादा वो नहीं है। खासतौर पर खजूर का इस्तेमाल है, किशमिश का इस्तेमाल है, और अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर का इस्तेमाल है। अखरोट भी अभी काबिल पहुंच है, 700-800 रुपए किलो है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। उसको भी जो है वो कर सकते हैं आप इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए। लगता है आजकल अखरोट आपके दस्तरखान का हिस्सा है। नहीं, मैं तो वैसे एक वो सस्ते आइटमों की लिस्ट बनाई हुई थी। शेख साहब, आजकल आपके इस्तेमाल कौन सी चीजें हैं? यहाँ से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जाहिर है जो रूटीन की सारी चीजें हैं बंदा इस्तेमाल करता है, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाता है, ताकि कम से कम उनको, बुजुर्गों को इस गर्मी, इस सर्दी की शिद्दत से अगर आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सर्दियों में जनाजे बहुत ज्यादा उठते हैं घरों में, या बच्चों के उठते हैं या बुजुर्गों के उठते हैं। और वजह क्या होती है उसकी? सिर्फ एक वजह होती है कि उनका दर्जा हरारत आप मेंटेन नहीं कर सकते, जहाँ पे उनको फिर जो है कोई ना कोई ऐसा झटका लग जाता है कि वो फालिज का झटका लग गया, या ब्लड प्रेशर का झटका लग गया, या हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का खास तौर पे। तो वो इस मौसम के फेफड़ों के अमराज ज्यादा होते हैं इस मौसम में, फेफड़ों के अमराज बढ़ जाते हैं, नमूनिया हो जाता है। तो उसे बचाने के लिए आपको ये सारे इक़दाम। अच्छा, अंडा जो है वो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी। अच्छा, ये हमारे अक्सर सुनने और देखने वाले ये समझते हैं कि देसी और फार्मी अंडा खाएं या कौन सा खाएं। भाई, अंडा जो मिल जाए वो खा ले आप। बिल्कुल सही। और वो भी अब सस्ता नहीं रहा, वो भी 4,000 रुपए
400 दर्जन जो है वो पहुंच गया है। पहुंचा महंगा। हाँ जी 180 रुपए 4-5 साल उसको 180 रुपए हाँ जी। पे रखा, हाँ जी। यक लग गेयर लगाया, इस बार जो है वो 400-420 में पहुंच गया। ये तो देखे ना, ये तो हमारी अंडा भी जो पेट्रोल की कीमत के हिसाब से साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो है ना, जो हमारे इंतजामिया है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, हमारी जिला इंतजामिया है, ये असल चीजें तो उनको मैनेज करने की है। सही फरमाया। कभी वो देखे ना, कभी पिछले माह इसकी कीमत क्या थी और यकदम क्या हो गया इसको, आया कि कोई नायाब हो गया या बाहर से आनी है कोई चीज, बाहर से तो ये तमाम चीजें नहीं आनी। ये उसी तरह है शेख साहब, जिस तरह खाद गन्ना की बुआई के मौसम में खाद का एक बहरान था। मतलब सब ये कहते हैं कि तलब बढ़ गई है, हाँ जी, ये रसद कम कर देते हैं, जो ही तलब बढ़ती है रसद कम कर दी, वो सप्लाई जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं ताकि उसका रेट बढ़े और ये मुनाफा और मुनाफा ले लें। ये एक मुनाफली का तरीक़ाकार भी है, एक मुनाफा कमाने का तरीक़ाकार भी है। अच्छा, ये हमें एक और तरफ भी हमें निशानदेही होती है कि हम, इसका मतलब ये हुआ कि जो जहाँ है वो उसकी अपनी मर्जी है। मतलब पाकिस्तान मैनेजमेंट नहीं है ना, मैनेजमेंट नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पंजाब की सतह पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर ऐसे ही होगा। हालांकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो तो बड़ी फाल हैं, वो सिर्फ जुर्माना करने के लिए फाल होती है मलिक साहब। अच्छा, ये आपस में काउंसलिंग क्यों नहीं करते हम दो शॉपकीपर जो हैं, दुकानदार, सार्फिन? सार्फिन की कोई अंजुमन ही कोई नहीं है मलिक साहब। जो सार्फिन एक्ट 2005 है जी, उसके अंदर जिला सतह पे सार्फिन काउंसिल बनाई जाती है। ठीक है। आपके पास जो सार्फिन काउंसिल है, क्या वो फाल है? आज तक जब से 2005 से लेकर अब तक क्या सार्फिन, और इसका सरबराह डिस्ट्रिक्ट जो है हेड ऑफ डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर उसका हेड होता है। क्या कभी आपने उसके इजलास का आपके पास आया है हैंड आउट के आज सार्फिन काउंसिल का इजलास हुआ है और उन्होंने ये मसाइल की निशानदेही की है, ये चीजों के महंगा होने की निशानदेही की है? ये सिर्फ एक खबर पता कर लें इनसे कि सार्फिन काउंसिल का आखिरी इजलास कब हुआ था। यहाँ शेख साहब मैं यहाँ एक बात और करूँगा कि हमारी जितनी भी यहाँ हमारी कमेटियाँ बनी हुई है ना, वो सारी फर्जी और ऐसे कमेटी का भी इजलास तो बुला लें। शेख साहब एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ फ्रेंड्स के नाम, आपकी इजाजत से। फ्रेंड्स, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप के नज़दीक 2024 कैसा हो, इस पे आप भी पैगाम दे सकते हैं। आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के नतीजे में आप इस प्रोग्राम में शरीक भी हो सकते हैं और फेसबुक पर कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट में भी आपको बात, तजवीज़, मशवरा, पैगाम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल, पैगाम जो है उस पे उसको बयान भी किया जाए। ये भी बता दें कि अगर वो कॉल करें तो किस नंबर पे करें, ताकि अगर आप कॉल करना चाहें तो 0300-5122-445 0351-22-445 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अब तक जो हमारे साथ शरीक रहे हैं जी, मार नादर कलासरा साहब, मुनीर अहमद खोखर साहब जी, और इसी तरह जनाब ये मोहम्मद काशिफ साहब और ये जनाब नसरुल्ला शेख एडवोकेट साहब, माहर नियाज चलाना साहब और हमारे हर दिल उस्ताद मोहतरम राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब और शेख मजीद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और ग्रेट प्रोग्राम जिंदाबाद का उन्होंने नारा भी लगा दिया। आप तमाम फ्रेंड्स का हम तहे दिल से मशकूर हैं। और पिराना साली में राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब अपनी जो एक नई काविश जो है उन्होंने नया डिवीज़न बनाओ तहरीक की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको हम सराहते हैं। बिल्कुल जी फरीद साहब, आप फरमा रहे थे। हाँ, मैं मलिक साहब ये कह रहा था कि ये जो सारिफ कौंसिल की जो बात इनायत काशिफ साहब ने की है या सारिफ अदालत भी यहाँ मेरे ख्याल में मौजूद है, ये सारे जो है ना ये कागजी खाना पूरी तुम की हद तक है। सारिफ अदालत में काम हो रहा है, सारिफ अदालत मौजूद है, सारिफ जैसा मौजूद है, उनका अमला मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉलोनी में अपना पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है। केसेस की तादाद बहुत महदूद है। अवल तो लोगों को पता ही कोई नहीं है हाँ कि यहाँ पर सारिफ अदालत है या नहीं है। अच्छा, सारिफ अदालत में लोग क्यों रजू करें और वहाँ कैसे रजू करें, उसका क्या तरीकाकार होगा? मतलब उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप किसी दुकानदार से कोई चीज परचेज करते हैं तो सबसे पहले तो आप उसकी रसीद हासिल करेंगे। आपने सर्विस शूज से शूज लिए, बाटा से शूज लिए, किसी भी और दुकान से आप शूज लिए, जब तक आप पर्ची नहीं लेंगे, उसकी जो है खरीदारी की आपके पास रसीद नहीं होगी, तब तक आप अदालत में जा नहीं सकते हैं। तो पहला बुनियादी काम शहरियों को चाहिए कि
कि जो चीज भी खरीद करें उसकी पर्ची पहले हासिल करें, उसकी रसीद हासिल उसका करें, बिल लें, उसके बाद उसका बिल लें, उसके बाद उस बिल को अपने पास रख लें। अगर वो चीज़ उस मुद्दत के दौरान ख़राब हो जाती है, वो दुकानदार के पास जाए, उसे बताएं कि यार ये चीज़ आपकी ख़राब हो गई है। अगर वो आपके साथ ताउन कर ले तो ठीक, नहीं करें तो आप वकील के पास जाएं, एक नोटिस लिखवाएं, किसी भी वसीका नवीस के पास चले जाएं, नोटिस लिखवा लें और वो नोटिस आप सर्व कर दें उस दुकानदार को। क्या वो बजरिया उसमें 15 दिन का टाइम जो है, ये नोटिस देना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, वो रसीद आप साथ लगाएंगे, बताएंगे कि ये जो आपने चीज़ दी थी ये फला फला फॉल्ट है उसमें, ये चीज़ जनाब आपके पास पड़ी हुई है, ये मैं जनाब आपको नोटिस देता हूँ, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर इसको ठीक करना है, अदरवाइज फिर जो है मैं अदालत में रुजू कर दूंगा। तमाम तरह अखराजात की जिम्मेदारी भी आपकी जिम्मे होगी। नोटिस सर्व होने के बाद अगर दुकानदार आपसे रुजू कर ले तब बेहतरीन, अगर नहीं करता तो सारफ अदालत में 2 रुपए के सफ़े पे एक दरख्वास्त लिखें, साथ अपनी सारी चीज़ें लगाएं और वो नोटिस की कापी ज़रूर लगाएं और उसकी रसीद जो डाकखाने की रसीद है वो साथ लगाएं और जाके उस केस को आप फाइल कर दें। खुद जाकर फाइल कर सकते हैं, किसी वकील को करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंप्लेंट लिखनी होती है कि ये मैंने मोबाइल खरीदा, फलां दुकान से खरीदा, ये फॉल्ट आ गया है, बैटरी खत्म हो गई है, बैटरी चार्जिंग नहीं करती, इसके अंदर ये फॉल्ट आ गया है। सिंपल लिखे, ये मैंने नोटिस सर्व किया है, इन्होंने नोटिस का ये जवाब दिया है, फलां फलां गवाह के साथ मैं गया था इनके पास, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने नोटिस इनको सर्व कर दी है, ये उसकी रसीद है, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो सारे अदालत जो है उसको फौरी तौर पे नोटिस करेगी, उसको समन कर लेगी, तलब कर लेगी। तब के बाद वो आके अपना जवाब देगा कि जनाब ये मेरी चीज़ मेरी है, रसीद मेरी है, नहीं है, खरीदारी मुझसे हुई है, नहीं हुई है, वो तमाम पर डिटेल जो है। और बाज़ औक़ात तो अदालत में पहुंचने से पहले नोटिस मिलते ही मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि नोटिस पहले तो रसीद लेते हुए हमें शर्म आती है। सबसे पहले हमारा मिजाज ही नहीं है कि हम एक चीज खरीदें और उसकी रसीद। अब हमारा दुकानदार हमारा दोस्त होता है, वाकिफदार होता है, हम कहते हैं यार छोड़े मत, ठीक है ताल्लुकदारी है। हाँ जी, वो ताल्लुकदारी में मारे जाते हैं। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए की चीज ली, 2 लाख की चीज ली, 50,000 की चीज ली, 5 रुपए की चीज ली, आप हक के रसीद हासिल करना भाई। वो ग्राहक और दुकानदार के दरमियान एक ताल्लुक है, मुआहदा है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद पहले तो हम रसीद हासिल नहीं करते, शर्मा शर्मी में जी। रसीद हासिल करने के बाद हम कहते हैं यार शहरदारी है, नोटिस भेजेंगे, ताल्लुकात कशीदा होंगे, खराब होंगे। शर्मा शर्मी में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। सही। हम ये नहीं करते कि यार ये हमारा लीगल राइट है, हमारा कानूनी हक है। एक चीज पे मैंने पैसे भरे को मैंने डाका डाल के तो पैसे नहीं कमाए, दरख्त से तोड़ के तो नहीं लाया। मैंने मेरी हलाल की कमाई के पैसे हैं, मैं जाऊं मुझे यार मेरा ये मसला हल कर दें। तो बाज़ों का तो मैंने ये भी देखा है कि नोटिस मिलते ही मामला हल हो जाता है। ठीक है। और अक्सर औकात दुकानदार जो है ना वो फौरी तौर पे किसी न किसी रिश्तेदार को, ताल्लुकदार को ढूंढ ढांड के बंदे का मसला हल कर देते हैं। अगर फर्ज किया वो कोई दुकानदार ऐसा ढीठ हो जो ना कर रहा, फिर अदालत उससे खुद ब खुद जो है वो करवा देती है। लेकिन उसके लिए ये है कि नोटिस के लिए टाइम निकालना, वहाँ जाना, वकील को करना, 500-700 400 जो भी अखराजात जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कह दूं कि अगर लिया की हद तक सार्फिन को कोई मसाइल हो तो हम उनको नोटिस इस हवाले से बिल्कुल फ्री बना कर देंगे, उनसे किसी किस्मी जो है हम चार्जेस नहीं लेंगे, नोटिस उनकी ज़ात के लिए फ्री होगा। शेख इनायतुल्लाह काशिफ साहब की ये ओपन पेशकश है, अगर किसी जो ग्राहक है, परचेजर है, उससे कोई प्रॉब्लम हो इस हवाले से तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोटिस लिखवा सकता है, नोटिस लिखवा सकता है। अच्छा, कोई दोस्त जो है अगर उससे वो ये ज़हमत से बचना चाहे, वसीका नवीस की या वकील साहब को ज़हमत ना देना चाहे, तो क्या वो खुद एप्लीकेशन भी लिख सकता है? वो एप्लीकेशन तो लिखी जा सकती है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज होती हैं, क्योंकि इस पे एप्लीकेबल है सिविल लॉ, जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसकी जो टेक्निकलिटीज है वो आम बंदे को पता नहीं होती है कि उसको उसकी लैंग्वेज कैसे रखनी है, उसकी जुबान कैसे रखनी है, कोर्ट को मुखातब कैसे करना है, फ्री कैन की तरतीब कैसे लगानी है, ये थोड़े से टेक्निकल मसाइल आ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो वसीयतनामा है वो किसी वक्त सिर्फ इसी बात पे आप जरूर, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर, और सार्फिन को ये बताइएगा ताकि वो आपकी इस कानूनी रहनुमाई से वो इस्तेफादा करें। अगला प्रोग्राम इसी पे करते हैं। इसी पे बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चलते हैं हम आगे प्रोग्राम के अगले मौज़ूआत की तरफ कि अब्दुल फरीदी साहब आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया
जी, फ़नी ख़राबी की वजह से फ्रेंड्स आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते हुआ। अब एक मरतबा फिर सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ मुनक़ते हुआ था। शेख साहब, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के इंतखाबात जी 2024 के पहले महीने की बड़ी एक्सरसाइज है जी। उस पे आप हमें क्या इनपुट देते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि हर साल के आगाज़ में वकला के इलेक्शन होते हैं जी और ये जो इलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूरे पंजाब में जो है ये 14 जनवरी से पहले पहले होने होते हैं। ठीक 14 जनवरी तक अगर वो हफ्ते का दिन हो तो जो भी सेकंड वीक का सैटरडे होगा जी वो इलेक्शन का दिन होगा। यूं जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं जी और धड़ाधड़ मेहनत हो रही है और 2 उम्मीदवार हैं, हाँ जी 2 जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार और 2 सुदूर के उम्मीदवार। ठीक है। बड़ा जोर का मुकाबला है और मेहनतें हो रही हैं। अब देखते हैं कि 14 जनवरी का सूरज एक पैनल में उम्मीदवार हैं शेख मेहताब अलैहि साहब और इशफाक तीन साहब जी और दूसरे पैनल में उम्मीदवार हैं सरदार अरशद हसन खान सेठ साहब और उनके साथ मार हबीबुल्लाह गरवाल साहब के फर्जंद अर्जुमन यासिर हबीब गरवाल साहब। सही। तो जो शेख वोटर हैं मेहताब साबिक प्रेसिडेंट शेख मुशर्रफ मुशर्रफ के अलैहि बेटे साहब हैं, के फर्जंद अर्जुमन मरहूम के। जी। अच्छा ये बताएं कि कितने वोटर हैं कुल? 834 की इस दफा लिस्ट है हमारे साहब। अच्छा जी। 834 कुल वोटर हैं और वोट अपना कास्ट किया जाए तकरीबन 800 785 780 के लगभग कास्टिंग होगी। अच्छा, बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात होते हैं इनके सामने क्या हदफ क्या होता है, क्या इनके एसोसिएशन का मकसद क्या होता है? बुनियादी तौर पे तो हमारे साहब एसोसिएशन का बुनियादी मकसद वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, वेलफेयर ऑफ बार, वेलफेयर ऑफ जजेस, जी वेलफेयर ऑफ बेंच और वेलफेयर ऑफ लिटिगेंट्स। अगर मजमूई मकसद देखें तो मकसद ये होता है कि वकला के साथ ज्यादती ना हो, जजेस के साथ ज्यादती ना हो, किसी मुलजम के साथ ज्यादती ना हो, किसी मुदई के साथ ज्यादती ना हो, किसी गवाह के साथ ज्यादती ना हो। ठीक। ये पांचों जो मैंने गिनवाए हैं, ये पांचों के पांचों जो है ये एक आप समझ लें कि इनके बगैर न बार का कोई तस्वर है, न बेंच का कोई तस्वर है, न इंसाफ का कोई तस्वर है। यानी मुदई होगा तो मुलजम भी होगा, जी मुदई होगा तो कोई मुद्दा लय भी होगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे, केस कहाँ पे दायर होगा, अदालत क्या होगी, किसके खिलाफ दायर किसके होगा? खिलाफ दायर होगा, किसकी फिर तरफ? किसकी तरफ दायर किया जाएगा जी। तो अदालत। अच्छा, फिर जब अदालत मौजूद होगी, मुदई को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मुद्दा लय को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मुदई को कौन नुमाइंदगी करेगा, मुलजम की नुमाइंदगी कौन करेगा, जाहिर है वकला। जी अब इस पूरे प्रोसेस में ये पांचों फरीक हैं आपस में, ठीक है। और बुनियादी मकसद एसोसिएशन का ये है कि उस निज़ाम को सपोर्ट करना जो इंसाफ की राह में मुआवनत करे। ठीक बेसिक एसोसिएशन का जो तस्वुर है सही। उसमें वेलफेयर ऑफ लॉयर, वेलफेयर ऑफ जजेस, वेलफेयर ऑफ लिटिगेंट्स, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अमूमी तौर पे हमने देखा है कि बार एसोसिएशंस का जो किरदार है वेलफेयर ऑफ जजेस और वेलफेयर ऑफ लॉयर्स की हद तक तो बहरहाल वो होता ही है। हाँ जी इंसाफ के हसूल में इज्तमाई किरदार जो जिसे आप एसोसिएशन का किरदार आप कहते हैं वो हमें नजर नहीं आता। वो मैं ये क्यों समझता हूँ बतौर वकील, जी आप क्यों समझते हैं? मैं इसलिए समझता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल का इदारा फ्री कमेटियां बनाता है, यानी फ्री लीगल एड की कमेटी बनाता है। जी वो समझ आती है कि फ्री लीगल एड की कमेटी इसलिए बनाई गई है कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो नीडी पीपल है उनको इंसाफ की फराहमी यकीनी दिलाने के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है तो आप उनकी नुमाइंदगी करके उनको इंसाफ दिला दें। अमली तौर पे आप देखेंगे कि कोई उसका किरदार या वजूद अमला नहीं होता है। नहीं होता। इस तरह ह्यूमन राइट्स कमेटी है जिसका मकसद अगर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नजर आए तो उसकी निशानदेही करना, उसके हल के लिए कोशिश होना, कोशिश करना। अमलन आपको आज तक कोई नजर नहीं आया होगा। जब तक हम चेयरमैन बनाए जाते थे तब तक तो कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती थी, सही। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल खामोशी है, मतलब कहीं पे कोई आपको कार्रवाई नजर नहीं आएगी।
फिर आगे आप चले जाए, एंटी करप्शन कमेटी बनाई जाती है। आज आपकी तबीयत भी खराब है। मतलब साहब ये लगता ऐसे है कि दायमी नजले का शिकार हो गए हैं। सर्दी का हमला आप पे शदीद है। मतलब साहब उसके बाद आप अगर चले एंटी करप्शन कमेटी पे, कोई एंटी करप्शन कमेटी ने आज तक कोई निशानदेही की हो कि ये फलां इलाके में करप्शन है, फलां जगह पे करप्शन है, फलां। एक दफा सैयद तौकीर हुसैन शाह जो अब वाइस प्रेसिडेंट है, उनको एक दफा चेयरमैन बनाया गया था, तो पूरी इंतजामिया जो है ना वो मुतालिक हो गई कि ये जनाब तौकीर शाह साहब सदर आ गए, इसके एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं, तो अब इनसे जान कैसे छुड़वाई जाए, इनको खामोश कैसे करवाया जाए कि ये निशानदेही ना करें, ये कहीं जो है ना नया फड्डा ना पड़ जाए। करप्शन की निशानदेही जा रहे, वो एक दयानतदार आदमी है। तो ये एक दफा मैंने देखा है कि इस तरह का हुआ है। अदरवाइज मलिक साहब, अच्छा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी तो इस तरह के जो है वो उसकी जिम्मेदारी है। कितने नीडी लोगों को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से फराहम की जाती है। मुझे बहुत अर्सा पहला याद आ गया जी कि जब कोर्ट्स जो थी वो पुरानी बिल्डिंग में मौजूद थी, और उस वक्त की जो बार एसोसिएशन थी उन्होंने उस वक्त के जो कुछ जजेस साहबान थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। बिल्कुल किया था, और वो बड़ा प्रोटेस्ट तवील हुआ, और उसके नतीजे में 3 जजेस जो है वो कुछ नौकरी से गए और बड़े फैसले भी हुए। बिल्कुल, तो ये आपकी बात ठीक है कि ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं इनका पब्लिक को फायदा नजर आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इत्तेफाक की बात है उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो शेख मुशर्रफ ही लाए थे। अच्छा, यानी उस वक्त जो प्रेसिडेंट बाहर थे जिनके दौर में ये सारा हुआ, तारिक रशीद डबडवा साहब उनके जनरल सेक्रेटरी थे, और ये जनाब शेख मुशर्रफ साहब ने बेड़ा उठाया, और ये बेड़ा उठाने वाले जो वकील थे मरहूम सदीक अमान साहब, अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ये बड़ी ज्यादती होगी। वो सुर्खेल थे उस पूरी मूवमेंट के, एप्लीकेशन लिखने से लेके निशानदेही करने तक, गवाहियां भुगताने तक, बड़ा मियाँ साहब बताते हैं बड़ा प्रेशर पड़ा उन पे, लेकिन वो बंदा मर्द मुजाहिद बना, एक लम्हे के लिए भी उसने जो है खता नहीं खाई कि वो झुक जाता या अपने असूल पे कंप्रोमाइज कर लेता। लेकिन बार एसोसिएशन भी मुत्तहिद हुई और उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ। अच्छा, उसके बाद देखा ना मलिक साहब, उस वकूए के बाद अब तक बहुत सारी खराबियों की निशानदेही होती आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हो जाता है। सही, कंप्रोमाइज क्यों हो जाता है? सिस्टम को बचाने के लिए। हम भी सिस्टम का हिस्सा है, ये भी सिस्टम का हिस्सा है, और भाई हम सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम की बेहतरी के लिए जी। हम इस सिस्टम के कबाड़ा करने के लिए तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है ना। हम सिस्टम का कबाड़ा करने के लिए जब हिस्सा बनते हैं तो तबाही वहां से शुरू हो जाती है। फिर बार और बेंच के जो है ना वो रिलेशनशिप भी हैं, बाकी फिर मामला हैं। अच्छा फरीद साहब, 2024 आम इंतखाबात का भी साल है, नो डाउट। 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर है। बिल्कुल, नॉमिनेशन जो है वो फाइल हो चुके हैं, इंतखाबी दंगल जो है उसकी तैयारियां अपने अरूज पर है, उम्मीदवार मार्केट में आ गए हैं, कैंडिडेट्स कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरदगी के खिलाफ और हक में अपनी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबी अमल के नतीजे में जो भी क़यादत उभरेगी उसको लिया के किन बड़े मसाइल का सामना होगा? वाह मलिक साहब, सबसे पहले तो जो है ना मैं यहाँ एक बात ये करूँगा कि 2024 का जो इब्तिदा होने जा रही है हमारे नई पार्लिमानी क्लास की अपने ऐवानों में जाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले मरला जो नामजदगी फार्म था, नामजदगी फार्मों का फिर मुस्तरद होना और मंजूर होना, ये मरला था। उसमें हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो लोग थे उन तमाम लोगों के तकरीबन फार्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। उनमें करोड़ से जो है अब्दुल मजीद खान नियाजी और उनकी वाइफ के रिजेक्ट हो गए, लैया से जखड़ फैमिली के तमाम रिजेक्ट हो गए। तमाम के तो शायद नहीं हुए, और जो उनके जो विनिंग हार्ट्स या जो जिन्होंने हिस्सा लिया था उसमें कुछ मंजूर भी हुए, जो मंजूर हुए हैं वो मार्केट में, वो दूसरे लफ्जों में कि भी वो इलेक्शन में जाने वाले लोग नहीं थे, वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने सबमिट कराए थे, वो उनके मंजूर हो गए।
हैं। इसी तरह गुज्जर फैमिली के उनके वालिद साहब के मंजूर हो गए, बेटे के नाम मंजूर हो गए। चौधरी असगर अली गुज्जर साहब के मंजूर हो गए। शेख साहब ये फरीद साहब जिस मुस्तरदगी की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि जब आरओ ने रिजेक्ट किए होंगे उस पर कोई ना कोई रीजन तो होगी। असल में ना मलिक साहब बिल्कुल रीजन कोई ना कोई उन्होंने लिखी होगी, जरूर लिखी होगी। हाँ जी। लेकिन अब वो रीजन सामने आएगी तो पता चलेगा कि वो रीजन जो लिखी गई है क्या रीजनेबल है भी या नहीं भी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक वेव के तहत आरओज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात को मुस्तरद कर देना, पीपल्स पार्टी के भी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन उनके भी हुए हैं, लेकिन हुए सबके हैं, ये नहीं है कि लेकिन एक पार्टी जो है उसको शिद्दत से रगड़ा लगा है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों लगा है हम इसके पीछे नहीं जाते, किसने लगाया हम इसके पीछे नहीं जाते। एक मोटी बात करते हैं जो सरफेस पे है, कौन से मदार है हम इसको नहीं, इस पे हम कलाम नहीं करते। मोटी बात ये है कि इनका टर्मिनल तो बन गया होगा, यकीनन ट्रिब्यूनल मौजूद तो पहले ऐलान हो चुके हैं ट्रिब्यूनल के ऐलान। अब मसला यहाँ पे एक और आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बानी चेयरमैन से मुशावरत करके वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं इन मुस्तरदगियों के खिलाफ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आज अभी अपना एक मौका बनाया है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या लेने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप उस वक्त जाएंगे जब आपके पास नीचे फोरम मौजूद ना हो। ट्रिब्यूनल मौजूद है, जब ट्रिब्यूनल मौजूद है आप ट्रिब्यूनल में जाएं। अगर आपकी माकूल वजह से, जैसे मैंने अर्ज किया कि रीजन लिखी है, क्या वो रीजनेबल है या नहीं, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल डिस्कस होगा, उसके बाद फिर उसके बाद एक अगला फोरम है, फिर अपील मौजूद है, फिर उसके खिलाफ एक फोरम मौजूद है। ये नहीं है कि ये सारे के सारे फोरम खत्म कर दिए गए हैं, तो आपको इन फोरमों से गुजरने के बाद ऊपर जाना है। ये पहले ऊपर जाना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिक्स और हमारी जो सियासत है वो और जो हमारा बयानिया है वो, उसकी कोई कदर रह जाए, उसका कोई ऐसे नहीं होगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, लीगल ओपिनियन इसके अंदर ये है कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे। अच्छा, बाकी मलिक साहब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, सवाल का ताल्लुक है 2024 नए कैंडिडेट्स के लिए और यहाँ अवाम के लिए क्या लेकर आएगा। हाँ जी। नए कैंडिडेट तो अपनी गाड़ियों में फिर घूमेंगे फिरेंगे, फिर वो ऐवानों में पहुंच जाएंगे हमारे जो उम्मीदवारान हैं, तो फिर जो है ना वो उनके वही बोझ मेले और मस्तियां फिर वैसी की वैसी होगी जिस तरह आपने गुज़श्ता 4 साल देखे हैं कि हमारे यहाँ से मुंतखब जो हमारे पार्लिमानी क्लास थी वो 4 साल उनके मोबाइल बंद थे, व्हाट्सएप कॉलें जारी थी। अब आम शहरी के पास तो व्हाट्सएप नहीं है, उनके पता ही नहीं है कि भाई हमारे MNA साहब सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारी बात सुनेंगे। अच्छा, फिर ये 2024 का साल जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें फिर पार्लिमानी क्लास की तो फिर वही मौज मस्तियां होंगी। पब्लिक के क्या इश्यूज होंगे, पब्लिक के इश्यूज फिर वही के वही होंगे। फिर हमारी वही बात होगी कि लिया तोसा पुल की जो राब्ता सड़कात है वो बना दी जाए। फिर हमारी वही बात होगी हमारे यूनिवर्सिटी को जो है खुद मुख्तियार यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दिया जाए। फिर हमारी वही बात होगी जो हम वजीर आला पंजाब जब मियां नवाज शरीफ हुआ करते थे उस वक्त हमारा मुतालबा था कि लिया को डिवीजन बनाया जाए। फिर उनके भाई वजीर आला पंजाब बने मियां शहबाज शरीफ साहब, उनका एक डायरेक्टिव हमें दिखाया गया था कि भैया आपको लिया को डिवीजन बनाने का ये डायरेक्टिव हमारे पास है। फिर उसके बाद हमारे बुजदार साहब वजीर आला बने, फिर हमें एक डायरेक्टिव का टुकड़ा कागज का टुकड़ा दिखाया गया, ये आपको लिया डिवीजन का डायरेक्टिव है। ये फिर हमारे मुतालबात भी वही होंगे। फिर हमारे साथ जो हमारी पार्लिमानी क्लास है उसकी जो हमारे साथ वो घुमर घेर वाली वो सियासत है वो भी फिर वही होगी कि ये हम डायरेक्टिव लिए हैं आपके लिए, आपके लिए डिवीजन का। और आपको तो मुस्बत तब्दीली आप समझते हैं? मैं नहीं समझता कि हमारे आने वाले ये जो मौजूदा जो रजीम हमारे पास पार्लिमानी क्लास है, क्या ये वही क्लास नहीं है जिसको हम पहले वोट दे चुके हैं? जी, क्लास तो वही है शेख साहब, हमारे मुतालबे भी वही है, हमारे MP MNAs भी वही है, ये तब्दील नहीं हो गए, वही तब MP MNAs है। शेख साहब मरे साहब, इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि फरीदी साहब की बात तो यकीनन अगर तारीखी एतबार से देखी जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है।
वही चूहे और बिल्ली का खेल, वही तजर्बा जो 1970 में हुआ, जो 1971 में हुआ, जो 1977 में हुआ। उसके बाद फिर जितने इलेक्शन आए 1985 में, फिर 88 में, फिर 90 में, फिर 93 में, फिर 96 में, फिर 1997 और फिर वही 2002 का इलेक्शन, फिर वही घसा पिटा 2008 का इलेक्शन, फिर 2013 का इलेक्शन, फिर यानी वही पाकिस्तानी क्लास और उनके वही रवैये। यहाँ पर अब जो नई क्लास आ रही है वो भी वही क्लास और वही रवैया, लेकिन इस मरतबा फर्क एक चीज का है। हाँ जी। फर्क ये है मलिक साहब के पहले ये जो मोबाइल फोन है ना ये नहीं होता था जी, और प्रिंट मीडिया होता था और कुछ टीवी चैनल होते थे। कोई बड़ा एहतजाज हो गया तो खबर लग गई, कोई बड़ी बात हो गई तो अखबार में खबर लग गई, अदरवाइज आम आदमी की सुनी नहीं जाती थी। अब आम आदमी मोबाइल ऑन करता है, ऐसे खड़ा होता है जी, कैमरा लाइव करता है और शुरू हो जाता है। सही। अब ये जो है ना ये चीज ये गले का बूट बन गई है सियासतदानों के लिए, सहाफियों के लिए, दानश्वरों के लिए, हर एक उस शख्स के लिए जिसके पास ये एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है। ठीक। वो कैसे बंदा खड़ा होता है कि गली की ये जनाब 4 घंटे से सड़क ब्लॉक है और ये पुलिस ये कर रही है, फलाना काम यूं हो रहा है। आप देखते हैं रोज वीडियोस आपके सामने आई होती हैं। वही मीडिया फिर उसको जो है रिप्रोड्यूस कर रहा होता है आपका कौमी मीडिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है इसने लोगों को काफी हद तक बेदार कर दिया हुआ है। अब हमारा सियासतदान इस सोशल मीडिया का सहारा लेके अगर इक़्तिदार में आना चाहता है या आ रहा है तो वो ये भी मुंतजिर रहे कि इसी सोशल मीडिया पे अगर उसने कोई हरकत की या काम ना किया तो उसकी मट्टी पुलिस भी इसी सोशल मीडिया ने करनी है। आप तो वो 10-10, 12-12 हजार के ग्रुप बना के फिर रहे हैं ना कि ये मेरा 10,000 का सोशल मीडिया का ग्रुप है। ये आज आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, 10,000 का ग्रुप आपने बना लिया हुआ है। इन 10,000 लोगों की तवक्कुआत है आपके साथ, अगर आपने इनकी तवक्कुआत पूरी ना की तो फिर क्या होगा? अच्छा ये बताएं तवक्कुआत लिया के लोगों की क्या है? हमारे साहब लिया के वही फिर लिया डिवीजन, लिया तौसापुर छोटे छोटे होते थे किसी जमाने में, जब ये यानी 1980 की दहाई की बात है। लिया को इंडस्ट्रियल फ्री जोन करार देने की बातें होती थी कि बेनजीर भुट्टो साहब आ गई हैं, लिया गरीब इलाका है, इसको फ्री इंडस्ट्रियल जोन करार दिया जा रहा है। खबरें लगी अखबार में, बड़े जनाब बंगड़े बचे कि लिया इंडस्ट्रियल जोन आज तक नहीं बन सका जी। अच्छा ये हम ये तवक्को करते हैं कि जब तक ये अच्छा इंडस्ट्री का कयाम इस इलाके में, जब तक आप लिया टैक्स फ्री जोन करार नहीं देंगे इंडस्ट्री कैसे आएगी? अब बैंक तो आपने जगह जगह बना दिए, छोटे बड़े बैंक आपको पूरी गलियों में कुछ में नजर आते हैं आपको। इंडस्ट्री कहाँ है? एक मेजर इंडस्ट्री है और एक आपकी ब्रिक किलम की बड़ी इंडस्ट्री है लिया में। सही। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री किधर है आपके पास? कार्टून पैदा करने वाला आप जिला है, आपके पास कार्टून की कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, कोई धागे की इंडस्ट्री नहीं है। कमाल नहीं है यहाँ पर? आप खाम माल तैयार करने वाला सबसे बड़ा इलाका आप है और नतीजा ये क्यों नहीं है? हमारे सियासतदानों की कोई इंटरेस्ट रही नहीं है। अगर हमारे सियासतदानों की मलिक साहब इंटरेस्ट होती। अच्छा तीसरी बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास चावल के छाने या फ्लोर मिल जाए जो 7-8 लगी हुई है या आ रहे हैं या ये चलो आ रहे भी अब निकल गए, उस इंडस्ट्री से निकलते जा रहे हैं जब से ये प्लास्टिक की टोकरियां और ये इसको रिप्लेस कर रही है इन चीजों को जी। अब तो गुटकी पे आ गया ना, आ रहा बेचारा जो है वो जो बट्टे की गुटकी है वो बना रहा है। बड़ी इंडस्ट्री जो है आपके पास ये 3 इंडस्ट्रियां हैं टोटल आपके पास, बट्टा जात या लिया शुगर मिल या फिर आपके पास जो है ये 7-8 जो आपके पास ये कारखाने हैं इसके चावल के छाने और दूसरा ये फ्लोर मिल है। इसके अलावा क्या इंडस्ट्री है आपके पास? इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है जी। फरीद साहब मलिक साहब आपका सवाल जो है ना वही सवाल है वही जवाब है। सवाल जो हमने 1985 में हमारे सब यही सवाल थे और यही हमारे जवाब थे। आज 2023 से 2024 में हम चले गए हैं, हमारे फिर वही सवाल हैं और इनके वही जवाब हैं। अच्छा ये हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो सवाल किया करते थे
नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है ना। वो सवाल आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ देखें ना, हमारे दादे को रोटी नहीं मिली जी, हमारे दादे के पोते को रोटी नहीं मिल रही है, तो उसने रोटी का ही मुतालबा करना है ना। सही। दादा भूख से मरा, बाप भूख से मरा, पोता भूख से मर रहा है। दादा बेरोजगार था, बाप बेरोजगार है, पोता बेरोजगार है। क्या मांगते हैं हम? रोजगार मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? इंडस्ट्री मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रास्ते की सड़कें मांगते हैं। हम रास्ता सड़कें मांगते हैं मलिक साहब। हम MM रोड मांगते हैं, हम लिया लाहौर रोड मांगते हैं। हम ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब के साथ जो सुतीला सलूक है उससे हमें निकाला जाए। हम असल सलूक मांगना चाहते हैं, जो सलूक अपर पंजाब से होता है वही जनूबी पंजाब के साथ किया जाए। फंड्स की तकसीम में जनूबी पंजाब को जो हमारा हिस्सा बनता है हमें पूरा दिया जाए। फिर जुल्म खुदा का ये होता है, हमारे फंड रिलीज हो जाते हैं, जब उन फंड्स को यूटिलाइज करने का मरला आता है, वो यूटिलाइज करने वाले अपर पंजाब के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। वो हमारे इंतजामी शिकल में मौजूद होते हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर की शिकल में मौजूद होते हैं, हमारे जो है असिस्टेंट कमिश्नर की शिकल में होते हैं। वो उस फंड्स को उस तरीके से यूटिलाइज करने की इजाजत भी नहीं देते कि वो उस साल में वो फंड पूरे का पूरा खर्च हो जाए। वो वापस भिजवा देते हैं। वो लैप्स हो जाता है फंड, वो उसको फंड के ऊपर नान बन के बैठे होते हैं। वो हमारी जो पार्लिमानी क्लास है वो उनका हिस्सा बन जाती है। नहीं फैज साहब, देखिए ना कि डिजिटल लाइब्रेरी ये उसका जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर तो नहीं है। कौन है? मैं हूँ, आप हैं। नहीं, कौन जिम्मेदार है? देखे ना, उसका जिम्मेदार तो आपकी पंजाब गवर्नमेंट है जो फंड्स रिलीज ही नहीं कर रही। यही बात तो मैं कर रहा हूँ ना। देखिए फिर वही फरीदी साहब की बात, हाँ। कि जो पंजाब की हुकूमत से फंड रिलीज करवाना था, हाँ जी, किसने करवाना था? हमारी अशाफिया ने। वो बंदा जिसको हमने अपनी नुमाइंदगी के लिए असेंबली में भेजा हुआ है, भाई जा, इसी काम के लिए उसको भेजा हुआ है ना। और उसका क्या काम है भाई? कानून साजी उसको नहीं आती, जो उसका बुनियादी काम है। सही। बिल टेबल करना उसे नहीं आता, बिल बनाना उसे नहीं आता, बिल पर गुफ्तगू करना उसे नहीं आती। छोड़ दे, ये उसके बस से बाहर है सारे मामला। अब उसका एक काम रह जाता है पुलियां बनवाना, एक काम रह जाता है उसका सड़कें बनवाना, एक काम रह जाता है उसका इस तरह की चीजें करना। ठीक है, फंड रिलीज कराना। भाई जो काम आप कर सकते हो वो तो करो, वो करो। और वो भी नहीं करते। क्यों करें वो काम? क्योंकि उसके अंदर उनको माल मुशायरा जो नीचे से थर्ड रास्ते से हासिल होना होता है वो नहीं होता। जहां से हासिल होना होता है वहां पे आप इनकी छलांगे देखा करें, वहां उनकी छलांगे देखा करें, ये कहना है शेख इनायतुल्लाह काशिफ साहब का। अच्छा, 2024 को नौजवानों के लिए आप कैसा साल देखते हैं? नौजवानों के लिए मैं साल ये देखता हूँ कि नौजवान जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं जी, वो अपनी हाथों में अपनी डिग्रियां उठा के ऐसे मारे फिर रहे होंगे जिस तरह वो 2023 में फिर रहे हैं। क्यों? उसकी वजूहात है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि रोजगार के यहाँ वसाइल पैदा नहीं किए जा रहे। हमें डिग्रियां तो थमाई जा रही हैं, कागज का टुकड़ा थमाया जा रहा है हमारे बच्चे को, फिर उस कागज के टुकड़े को उसने कहाँ इस्तेमाल करना है वो उसके सामने कोई मौका नहीं है। अब आप देख लें कि आपने भी मुशाहिदा किया है, मैंने भी मुशाहिदा किया है, दीगर लोगों ने भी मुशाहिदा किया होगा। वॉक इन इंटरव्यू हुए थे डॉक्टर्स के। बिल्कुल, मैं ये कहने लगा था, आपने डॉक्टर्स के जब वॉक इन इंटरव्यू हुए थे 12 सीटें थी। वहां कैंडिडेटों की तादाद मेल फीमेल की पता है कितनी थी? कितनी थी? सैकड़ों में थी, 600 से अबव थी, 800 थी, अबव थी ना जी। खवातीन हमारी डॉक्टर बच्चियां जो हाथों में डिग्रियां लेके फिर रही थी वो 350 थी। फरीदी साहब यहाँ पर मैं, और उनकी सीटें सिर्फ कितनी थी? 12। फरीदी साहब यहाँ पर एक भेड़ चाल का सिलसिला भी है हमारे मुल्क में। वो आपका बेटा MBBS कर गया, मैंने सोचा कि फरीदी साहब का बेटा MBBS कर गया, मेरे ने ना किया ना तो कयामत आ जाए। नहीं यहाँ मैं इख्तिलाफ करूंगा। सुनने ना मेरी एक बात, सिर्फ मुझे एक मिनट देना। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में PhD शुरू हुई। कितने वो PhD हजरात डॉक्टर साहबान खप गए, एक दीगर शोबे में जा गए।
आईटी का शोबा आया, आईटी के शोबे में नौजवान आए और बड़ी तादाद में खप गए। अब यहाँ पर फिर नेग्लिजेंस हुकूमत की है। पिछले 15 साल से इस मुल्क के अंदर ऑनलाइन का एक नया कारोबार, एक नया रुझान सामने आया है। खास तौर पे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इस खिते में बहुत ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत ने अपनी सतह पे, किसी भी हुकूमत ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई ऐसी मंसूबाबंदी नहीं की कि जहां पे आप नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत करके, यार एक यूट्यूबर है, कि यार एक बंदा जो बोलने की स्किल रखता है और उसके पास स्पेसिफिक एक डिग्री है मखसूस शोबे की, कि उसको यूट्यूबिंग की तरबियत देंगे, 3 महीने का आप उसे कोर्स करवा के इस ऐप कर दे कि वो कुर्सी बिछाए, माइक लगाए और अपने टॉपिक पे गुफ्तगू करके अपनी वीडियो अपलोड कर दे। हो गई ना बात आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं, चलो कंप्लीट कर लें। वेब डेवलपमेंट का काम है, एसईओ का काम है, कितने शोबे फैले हुए हैं जहां पे जरूरत है काम करवाने की। हम क्या करते हैं, हमने ये तय किया कि जनाब हमने वकील बनाने हैं, हमने वकीलों के दाखिले कर दिए। एक यूनिवर्सिटी ने इतने लॉ कॉलेज खोल दिए, जहां पर 10 वकील जरूरत है वहां पर 10,000 वकील पैदा कर दिए। नतीजा क्या हुआ, वकील हो गए बेरोजगार। अब क्या किया उन्होंने फिर वो ध्यान लगाना शुरू कर दी, बेल करा लो, बेल करा लो, जमानत करा लो, जमानत करा लो। वो जैसे सब्जी बेचने वाले जो है ना, वो आवाजें लगाते हैं, भाई हशर हुआ। डॉक्टर्स का क्या हुआ, अब आपको आवाजें आती है ना, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, गिल्टी निकलवा लो, गिल्टी निकलवा लो, गिल्टी क्यों आती है? ना बात आपकी भाई मैं कहता हूँ अच्छा, ये चाल से नहीं, हमारी रियासत यहाँ में आप देखे ना, आपने कहा है कि भी हमारी लोगों में भी मंसूबाबंदी नहीं है, हुकूमत में भी मंसूबा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ डॉक्टर्स के शोबा में हुकूमत की मंसूबाबंदी मौजूद है। वो कैसे? वो ऐसे, हर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की जो सीटें हैं मुख्तस हैं जी, मुख्तस सीटें हैं ना, मुख्तस सीटें हैं। जब मुख्तस सीटें हैं तो मुख्तस सीटों पर तैनात होने की सीटें भी तो मुख्तस है ना, उनकी तनख्वाह भी मुख्तस है। अच्छा, जब आपके पास सुने ना, गवर्नमेंट बच्चे एफएससी करता है, एफएससी के बाद गवर्नमेंट उनसे इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेने के बाद फिर उनका मेरिट लिस्ट बनते हैं, मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर पूरे पाकिस्तान में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, हर वहाँ तकसीम हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा फलां मेडिकल कॉलेज में जाएगा, ये बच्चा फलां मेडिकल, ठीक है। इतनी मुद्दत के बाद ये बच्चा डॉक्टर तैयार होकर मार्केट में आ जाएगा, आ गया। अब ये देखें ना, वो गवर्नमेंट के पास फिगर मौजूद है ना कि भी इतने डॉक्टर हमारे तैयार हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट जितने डॉक्टर तैयार कर रही है उतनी सीटें तो फिर प्रोवाइड करे ना। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ना, या तो फिर दाखिले बंद करे ना। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, यही तो अर्ज कर रहा हूँ। जितने दाखिले आप कर रहे हैं तो उनके अपोजिट सीटें भी 5 साल बाद इतने डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं, इतने मार्केट में आ रहे हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये मंसूबाबंदी तो इसी को कहते हैं ना यार। अब देखे ना, फिर सीटें आप रिड्यूस करें, खत्म करें। अब जहाँ दाखिले देखे ना, जहाँ प्राइवेट ना खोल, प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, यही प्राइवेट लॉ कॉलेज खोल दिए। अब प्राइवेट पैसा कमाने वाले, मंसूबाबंदी ना कहे ना, मंसूबाबंदी नहीं है ना। किसने कहा है? मैं तो नहीं मानता मंसूबाबंदी को, है ही नहीं। गवर्नमेंट लेवल पर मंसूबाबंदी नहीं है। अब वालिदैन की इसमें कोई कसूर नहीं है। वालिदैन तो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए मौके फराहम करता है। कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर क्यों बनाना चाहता है कि उसको बेहतर जो है वो। अच्छा शेख साहब, एक बात पूछते हैं। हाँ जी शेख साहब, बेरोजगारी और मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग के हवाले से फरीदी साहब ने अपनी इनपुट दी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लॉ नोइंग हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जब तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार होंगे तो हमारा क्राइम जो है वो कम होगा, बढ़ेगा, यहीं रहेगा? इस पे आपकी आदत क्या देखती है? मतलब साहब इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ बेरोजगारी होती है वहाँ पर क्राइम ने तो आने ही आना है। वो उसमें फिर पढ़े लिखे की अनपढ़ की कोई तखसीस नहीं होती। तखसीस सिर्फ इतनी होती है कि पढ़ा लिखा जो है अगर वारदात नहीं करेगा तो अपने आप को मार देगा। कितने डॉक्टर्स खुदकुशियां कर रहे हैं पिछले
हालिया साल का 2023 का डाटा निकाल लें आप, जी वो डॉक्टर जो रोजगार कमाने के काबिल नहीं हुए उन्होंने कितनी खुदकुशियां की हैं। खवातीन की भी निकाल लें रेशो और मर्दों की भी निकाल लें। बैनी ही आप दीगर शोबाजात में चले जाएं और क्राइम तो बढ़ता है उसमें, कोई दूसरी बात नहीं। जब बेरोजगारी होगी, इस तरह का मामला होगा, क्राइम बढ़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बेरोजगारी को हुकूमत ने, जब इमरान खान साहब आए थे उन्होंने एक नारा लगाया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और इमरान खान साहब के पास एक ऐसी टीम थी जो करोड़ों नौकरियां दे सकती थी। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। उसके पास हिशाम सरवर बैठा हुआ था, उसके पास रेहान अल्लाह वाला बैठा हुआ था, उसके पास शायद जोया बैठा हुआ था, उसके पास बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए थे जो अगर इन सारे नौजवानों को ट्रेनिंग करता, उसको ट्रेनिंग में लेके आते और उनकी ट्रेनिंग करके उनको मैदान में छोड़ा जाता, आज आप फ्रीलांसिंग की दुनिया का आप एक बड़ा हिस्सा कमा रहे होते। देखो ना, इंडिया इसी में आ गया है, सबसे आईटी में आ गया इंडिया। सिर्फ बेंगलोर जो है, सिर्फ इंडिया का बेंगलोर मलिक साहब, उसके आदाद शुमार उठाए, पूरी दुनिया का दूसरा बड़ा मरकज है आईटी का जी। और पाकिस्तानी जितने लोग इस शोबे में आए हैं 2 नंबरी के हवाले से मशहूर है। इंडिया की साख इतनी अच्छी है, अगर वो 2 नंबरी कर भी रही हो तो कोई नहीं कहता कि ये 2 नंबरी कर रहे, क्योंकि उनकी साख बेहतर है। आप जितनी 1 नंबरी कर लेते हैं फिर भी कहीं ना कहीं 2 नंबरी का सारा आसरा पकड़ के अपना बेड़ा कर देते हैं। से हम प्रोपेगेंडे का भी शिकार है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी प्लानिंग की बात करता हूँ। हमारा हमसाया मुल्क है ना, हमारे कोई उसके साथ रिवायती दुश्मनी अपनी जगह पे, बात प्लानिंग की है तो मैं उनकी मिसाल दूंगा। उन्होंने MA अंग्रेजी नौजवान मुल्क भर से छांटी की है, उनको 5 साल के लिए अपने इदारों में मखसूस इदारा बनाया और उनको ट्रेनिंग दी, उनके अखराजात बर्दाश्त किए। मर्ज साहब को 1000 के लगभग उन्होंने नौजवान तैयार कर दिए अंग्रेजी जुबान के, जो कॉलम लिखना जानते थे, जो खबर बनाना जानते थे, जो खबर की तैयारी करना जानते थे। इन ऑल रेस्पेक्ट जो सहाफत की जिम्मेदारी है, एज एडिटर जिम्मेदारी है, सब एडिटर, तमाम लड़कों को उन्होंने कंप्लीट ट्रेनिंग दे दी और उन्होंने उनको फिर उतारा कहाँ, इंटरनेशनल लेवल के इदारों में। अब एक इंडियन अगर वाशिंगटन पोस्ट में बैठा काम कर रहा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में बैठा काम कर रहा हो, एक इंडियन हिंदुस्तान टाइम्स में बैठा काम कर रहा हो, रियाज टाइम्स में बैठा काम कर रहा हो, सऊदी टाइम्स में बैठा काम कर रहा हो, आप क्या समझते हैं कि वो आपके लिए कलमा खैर कहेगा या अपने मुल्क के लिए कलमा खैर कहेगा? जाहिर है वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। प्लानिंग किसने की है, उसको बिठवाया किसने? ये आपने बड़े अहम पहलू की तरफ निशानदेही की कि आपने क्या किया उसके मुकाबले में? पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भाई देखे ना, आपने यही डॉक्टर्स जो आपके पास बेरोजगार हैं, आप इनकी तरबियत करें आला सतह की, कुछ को बरतानिया में उतार दें, कुछ को अमेरिका में उतार दें, कुछ को सऊदिया में उतार दें। अगर ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, क्या ये रेवेन्यू पाकिस्तान से ज्यादा नहीं वहां से ये पाकिस्तान को भेजेंगे? क्या प्लानिंग है आपकी? बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुलमान फरीदी साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं चाहूँगा कि आप आखिरी लाइन में कोई बात हमारे दोस्तों के साथ। आखिरी लाइन में मैं बात यही करूँगा कि 2024 में जो हमारे जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए हमारे जो वोटर्स हजरात हैं वो अपने मुंह में ज़बान डालें और अपनी बात करें अपने आने वाले मेंबरान से। बस मेरा तो यही पैगाम है। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे, हमारे औलाद, हमारी नस्ल नीचे के नीचे जाएगी। जब हम बोलना शुरू कर देंगे, फिर जो है हमारे हकूक की जो है ना हिफाजत होना शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले इस साल की जो है सबसे अहम बात, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन में हमें अपना ये किरदार अदा करना है। जी काशिफ साहब। मतलब मैं 2 बातें करूंगा। जी आप 2 बातें कीजिए। एक तो इलेक्शन के हवाले से जो फरीदी साहब ने कहा उसकी तईद है कि बिल्कुल अपने मुंह में ज़बान डालें, बहुत कुछ करें, ये सब कुछ है, बिल्कुल करें। मैं अपने नौजवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए एक बात करता हूँ कि 2024 के आदाफ मुकर्रर करें। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपने 2024 में रोजगार कैसे हासिल करना है, अपना हदफ बनाएं कि मैंने नौकरी हासिल करनी है, मैंने जॉब हासिल करनी है, मैंने बिजनेस करना है।
कैसे करना है उसकी प्लानिंग करनी है। और 31 दिसंबर 2024 का सूरज जब गुरूब हो रहा हो, 11:59 का टाइम हो, आप डायरी उठाएं और कहें कि मैं यार ये कामयाब हुआ हूँ। सही। आप हम नाकाम क्यों होते हैं? हमारे अहदाफ ही नहीं होते। कामयाबी उसको कहते हैं जिसने अपना हदफ हासिल किया हो। अगर आपने अपना हदफ हासिल नहीं किया, आप नाकाम हो गए। तो 2024 के अहदाफ आप अपने करें। अगर कोई खातून घर में बैठी है, वो बेरोजगार है या बच्चियों की शादी करना चाहती है, वो अपना हदफ करे कि 2024 के दिसंबर में मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और इन तरीकों से करनी है। ये पैसा यहाँ से जनरेट करना है, ये पैसा यहाँ से जनरेट करना है, ये पैसा यहाँ से जनरेट करना है, और इसको करके मैंने अपनी बच्ची की रुखसती कर देनी है। कोई बंदा, अगर मैं फर्ज किया एक वकील की बात करता हूँ, वो अपने चैम्बर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, ला का चैनल तो बना सकता है यार, वो बना ले, आए मैदान में तो निकले। एक शख्स को अगर अच्छी डिजाइनिंग आती है, वो अच्छा डिजाइनर बन के मार्केट में उतरे और कहे कि यार मैं इस कॉम को सर्व करना चाहता हूँ। आप बेशक सस्ते रेट पे आप काम करके दें, ना करें आप महंगा काम, आप सस्ता काम करें, लेकिन काम का आगाज तो करें। आज 2024 में जो हदफ आप मुकर्रर करेंगे, 2026 में आप उस हदफ के बादशाह होंगे। मेरी यही बात है। हमारे साथ एक प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में एक कॉलर हैं जी। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब, कहाँ से? जी जैन नियाज़ी साहब, आपको वेलकम करते हैं। क्या फरमाते हैं आप? पहले आप अपना तारुफ करा दें। जी जैन नियाज़ी साहब, आप 2024 को अपने लिए और अपने नौजवानों के लिए, लैया के लिए कैसा देखते हैं और कैसा होना चाहिए? देखिए, दरअसल तो ये सिचुएशन ये है कि मायूसी की कैफियत है और कहीं से उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। और यानी 2024 के अंदर क्या होगा, यानी अब मैं अगर 25 साल का तो 26 साल का हो जाऊंगा, और वो नौजवान जिसको आपने बलूचिस्तान से आज से 20 साल पहले किडनैप किया था, उसको गिरफ्तार किया था, उसको 20 साल में उसको 21 साल हो जाएंगे उसको गिरफ्तार किए हुए। यानी कोई बड़ी तब्दीली उनमें होती नजर नहीं आ रही। इलेक्शन का साल है तो उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन होंगे और जो बंदा जीत रहा होगा उसी को जो है उसको उसका जो दिया जाएगा उसका इख्तियार, लेकिन वो भी होता नजर नहीं आ रहा। हर तरफ जो है वो मायूसी की कैफियत है, लेकिन उसके अंदर हमें उम्मीद की किरण कोई ना कोई नजर आनी चाहिए और हमें वही उम्मीद की किरण देखनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 2024 का मेन मसला है, इन सब मसाइल के अलावा हमारे जो नौजवानों का मसला है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। लेकिन जो सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है और इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं कर रहे हैं। एज ए कौम, एज ए नेशन, हम इसको एज ए मसला ऐसे निकले कि हमारा असल मसला है। यानी जो नौजवान है उनमें से 90% लोग अपने दिन के 5 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से 90% लोगों में से 90% में से 100% लोग वो परेशान है कि हमारा ये टाइम क्यों ज़ाया हो रहा है। यानी उनको पता है कि हमें इससे फायदा नहीं हो रहा, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। यानी सोशल मीडिया के फायदे भी होते हैं, लेकिन जो 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम अफराद कह रहे हैं कि हमें सिर्फ फायदा नहीं हो रहा, हम सिर्फ डेटा माइंस बन रहे हैं। यानी डेटा माइंस से मुराद ये है 5 घंटे मोबाइल को यूज करते हैं, वो किसी सरमायादार की जेब में 5 लाख रुपए डाल देते हैं और हमारी जेब के अंदर अपने के अंदर कुछ भी नहीं आता। लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं हो रहा और उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे। तो इसका हल ये है कि अपने वक्त का आदत करना चाहिए। और जो दूसरा 2024 का ही मसला है, तो शुरू तो शायद आज से 30 साल पहले हुआ था, वो मिसिंग पर्संस का इशू है, जिसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा इसके हवाले से आपसे भी ये सवाल है कि मिसिंग पर्संस की जो टर्म है, ये पाकिस्तान की अलावा किसी दुनिया में जानी जाती है कि पाकिस्तान में इसको कहा जाता है कि मिसिंग पर्संस कुछ होता है? जी बहुत शुक्रिया जैन नियाज़ी साहब। जी एक सवाल का तो मैं इनको फौरी रिस्पॉन्स कर देता हूँ जैन भाई को। वो ये कि जहाँ तक ताल्लुक है कि एक नौजवान 5 घंटे मीडिया पे बैठता है और उसका टाइम ज़ाया होता है, तो उसको ये तरबियत हासिल करनी चाहिए कि वो 5 घंटे सोशल मीडिया को देकर वहाँ से अर्न कैसे कर सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ी जॉब बन गई है, वर्ल्ड लेवल की जॉब है। और अगर आपका नौजवान 5 घंटे सोशल मीडिया को देता है तो आप तो खुशकिस्मत है। अब सवाल ये कि ये बिलियनियर क्यों नहीं है। अब यहाँ पे उसे अर्निंग की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, उसको अर्निंग की तरफ डाइवर्ट, उसको इस्तेमाल को सीखनी है कि इसको वो कैसे इस्तेमाल करके अर्न कैसे कर सकता है। ये तो खुशबख्त है कि उसको, मैं तो ये कहूंगा कि 5 घंटे से बढ़ा के 10 घंटे दे,
लेकिन उसको उससे earning मस्बत कैसे और करनी? उससे अर्निंग कैसे करनी है ये सीखने तरबियत हासिल ये करना है। उसकी उससे तालीम के मौके कैसे जहाँ तक generate ताल्लुक करने है हैं। मिसिंग पर्सन के सवाल का, उसमें मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूंगा जी कि ये दुनिया भर के अंदर मिसिंग पर्सन का मसला रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। जी ये टर्म पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्तेमाल नहीं हुई, ये दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला रहा है और शुरू से मसला आ रहा है। सही। उसके लिए दुनिया ने कवानीन बनाए और कवानीन बनाते चले गए, कवानीन आप भी बन रहे हैं। अभी हम कवानीन बनाने के मरहले से गुजर रहे हैं। हमारा एक जो है वो एक शख्स को जबरन अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको अदालतों में पेश करना, 90 दिन तक का उसका रिमांड लेना, और ये मामला अभी हम रेगुलेट नहीं हुए उस तरह जिस तरह दुनिया में अब रेगुलेट हो चुके हैं। हमें भी और हमारी रियासत को भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि अगर दुनिया भर के अंदर कवानीन बन चुके हैं तो हमें कवानीन बनाने में क्या मसला है। कवानीन स्ट्रिंजेंट बना लें आप, एक टर्म इस्तेमाल होती है स्ट्रिंजेंट की, यानी सख्त तरीन कवानीन आप बना लें जो आप समझते हैं कि ये इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान का मुखालिफ है या फॉरेन के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान की तशख़्ख़ुस को बर्बाद करने में वो शामिल है, पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा है, आपको शक है, शुबा है, तो उसके लिए जो कवानीन है उनको आप स्ट्रिंजेंट कर दें, सख्त तरीन कर दें। लेकिन ये है कि आप कवानीन के धारे में आपको तो आना चाहिए, आना भी पड़ेगा, जदीद दुनिया का तकाजा भी है। बाकी मेरे भाई मिसिंग पर्सन का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये दुनिया भर का ओवरऑल एक फिनोमेना है जहाँ पे ये मामला होते हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ हुआ है कि अल्लाह पाक मिसिंग पर्सन के लिए वो पाकिस्तानी हो, गैर पाकिस्तानी हो, दुनिया भर में जहाँ भी हो, उनकी मुश्किलात में कमी करे। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। आप हमारे दोस्तों ने 2024 कैसा होगा के हवाले से बात की। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस प्रोग्राम में अपने इनपुट से हमें ज़रूर नवाजिएगा, और जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि इस साल की आप प्लानिंग कीजिए कि आपने किस तरह इसको देखा और इसको किस तरह आपने गुजारने के लिए अपना प्लानिंग की है। ये प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे मुनीर अहमद खोखर साहब, उस्मान हैदर साहब, तंजील गुजर साहब, सलमान खान एडवोकेट साहब, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, जैन न्यारी साहब। बहुत शुक्रिया। दीगर बहुत सारे अहबाब ने इस प्रोग्राम को पसंद किया। यकीनी तौर पर 2024 एक नई प्लानिंग का साल है, सिर्फ उम्र बढ़ने का साल नहीं है। हम इस साल को इन 365 दिनों को बामकसद बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं, अच्छी तालीम और तरबियत के ज़रिए, अच्छे अहदाफ के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के मुस्तकिल और मुस्बत इस्तेमाल के ज़रिए बिल्कुल बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको हम अडाप्ट करके अर्निंग के मौके हम समेट सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आपने हमारे साथ दिया। कल नए मौजू, नए मेहमान, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।